हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। वुड का घोषणा पत्र 1833 के बाद 1853 में कंपनी के आज्ञा पत्र के नवीनीकरण का अवसर आया। उस समय तक ब्रिटिश लोकसभा यह अनुभव कर चुकी थी कि भारतीय शिक्षा की उपेक्षा करना उपयुक्त नहीं होगा। शिक्षा की एक स्थायी नीति ग्रहण करना आवश्यक था। इन विचारों से प्रेरित होकर लोकसभा ने एक संसदीय समिति की नियुक्ति की। समिति ने 1853 तक की भारतीय शिक्षा का गहन अध्ययन किया और ट्रेवेलियन, पेरी, मार्शमैन, विल्सन, हेलिडे, डफ आदि भारतीय शिक्षा मर्मज्ञों के विचारों को सुना। अपनी इस जांच के आधार पर समिति ने स्पष्ट रूप से बताया कि भारतीय शिक्षा के प्रश्न को टालना हितकर नहीं होगा और उससे ब्रिटिश साम्राज्य को क्षति पहुंचने की कोई आशंका नहीं थी। समिति के सुझावों के आधार पर 19 जुलाई 1854 को कंपनी के संचालकों ने अपनी भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा की। उस समय चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रधान था, अतः उसी के नाम पर कंपनी का यह नया आदेश पत्र वुड का घोषणा पत्र कहा गया। यह घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों का एक लंबा अभिलेख था, जिसमें भारतीय शिक्षा के सुधार के लिए एक विशिष्ट योजना का निरूपण किया गया था। घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नवीन उपकाल का श्रीगणेश किया। हम नीचे घोषणा पत्र के शिक्षा सिद्धांत पर प्रकाश डाल रहे हैं। सर्वप्रथम वुड के घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी के ऊपर बताया गया। शिक्षा को एक पुनीत कर्तव्य कहा गया। अनेक महत्वपूर्ण सुझावों में से अन्य कोई भी विषय हमारा ध्यान इतना आकर्षित नहीं कर सकता है जितना कि शिक्षा। इसके उपरांत घोषणा पत्र में पाश्चात्य शिक्षा विवाद की ओर भी संकेत किया गया। प्राच्य साहित्य की निंदा नहीं की गई, परंतु मैकाले के समान पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को भारतवासियों के लिए उपयुक्त बनाया गया। आगे चलकर घोषणा पत्र में शिक्षा के माध्यम संबंधी जटिल प्रश्न को हल किया गया। यह बात स्वीकार की गई कि अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने के कारण देशी भाषाओं की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, परंतु इस आरोप का खंडन किया गया कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम इसलिए बनाया गया ताकि देशी भाषाओं के विकास में रुकावट डाली जा सके। अंत में इस बात पर बल दिया गया कि अंग्रेजी व देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। अब आइए जानते हैं घोषणा पत्र में मुख्य सिफारिशें क्या थी। शिक्षा के उद्देश्य को भारतवासियों तथा अंग्रेजी राज्य के हितों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया। घोषणा पत्र में यह बात स्पष्ट की गई कि शिक्षा द्वारा भारतीयों की बौद्धिक एवं चारित्रिक उन्नति करने के साथ ही ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न करना था जो राज्य को सुदृढ़ बना सके और विश्वास के साथ राजपदों पर नियुक्त किया जा सके। पाठ्यक्रम के लिए भारतीय भाषाओं के साहित्य को ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया गया। कानून की दृष्टि से भी साहित्य का महत्व स्वीकार किया गया। इस प्रकार संस्कृत, अरबी, फारसी की उपयोगिता स्वीकार करके उन्हें पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया, परंतु पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञानों का अध्ययन ही भारतीयों के लिए उपयुक्त समझा गया और कहा गया, हम बलपूर्वक घोषणा करते हैं कि जिस शिक्षा का प्रसार हम भारत में करना चाहते हैं उसका उद्देश्य यूरोपीय उच्च कला, विज्ञान, दर्शन, यूरोपीय साहित्य अर्थात संक्षेप में यूरोपीय ज्ञान है। घोषणा पत्र में यह भी बताया गया कि देशी भाषाओं में पुस्तकों का अभाव होने के कारण अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक है, परंतु यह बात स्पष्ट कर दी गई कि अंग्रेजी का माध्यम केवल उन व्यक्तियों के लिए होगा जो इस भाषा का समुचित ज्ञान रखते हों और इसके द्वारा पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर सकें। अन्य व्यक्तियों के लिए शिक्षा का माध्यम देशी होगी। इस प्रकार अंग्रेजी और देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए हम अंग्रेजी भाषा तथा भारत की देशी भाषाओं की ओर शिक्षा के माध्यम के रूप में देखते हैं और भारत के समस्त स्कूलों में उनको फूलते फलते देखना चाहते हैं। घोषणा पत्र में आदेश दिया गया कि भारत के प्रत्येक प्रांत में एक जन शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए और उसका सर्वोच्च अधिकारी जन शिक्षा संचालक हो। उसकी सहायता के लिए उप शिक्षा संचालक, निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक नियुक्त किए जाएं। प्रांत की शिक्षा की व्यवस्था में उसके संचालन का भार शिक्षा संचालक पर होगा। वह प्रति वर्ष सरकार
को शिक्षा विषयक रिपोर्ट भेजी। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कोलकाता, मुंबई और यदि आवश्यकता हो तो मद्रास तथा अन्य स्थानों में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। इन विश्वविद्यालयों का निर्माण लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर किया गया। प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए कुलपति, उपकुलपति तथा अभिसदस्य होंगे जो सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। इन सबको मिलाकर सीनेट बनाई जाएगी जो विश्वविद्यालय के नियम बनाएगी और उसका प्रबंध करेगी। विश्वविद्यालय अपने से संबद्ध कॉलेजों के विद्यार्थियों की परीक्षा लेगा और उपाधियां देगा। विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग, कानून, देसी भाषाओं, संस्कृत, अरबी तथा फारसी की शिक्षा का प्रबंध करने के लिए विशेष रूप से उल्लेख किया गया। इस प्रकार घोषणा पत्र में प्राच्य भाषाओं के विकास की ओर समुचित ध्यान दिया गया, परंतु अंग्रेजी शिक्षा की मांग होने के कारण उनकी अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी। घोषणा पत्र में संपूर्ण भारत के क्रमबद्ध विद्यालयों की योजना पर बल दिया गया। इस योजना का स्पष्टीकरण करते हुए घोषणा पत्र में अंकित किया गया कि शिक्षा का ढांचा इस प्रकार हो जिसके आधार पर प्राथमिक विद्यालय हो, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और उसके आधार पर विश्वविद्यालय हो। इस योजना की रूपरेखा केवल इस अभिप्राय से तैयार की गई जिससे ज्ञान की अभिलाषी व्यक्तियों को क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। घोषणा पत्र में निस्यंदन सिद्धांत के अनुसरण किए जाने पर असंतोष प्रकट किया गया और यह स्वीकार किया गया कि जनसाधारण की शिक्षा की अवहेलना की गई है। अभी तक कंपनी के अधिकारियों का ध्यान वर्ग विशेष की शिक्षा की ओर था, उसी पर राजकोष का अधिकांश भाग व्यय किया जाता था। अतः घोषणा पत्र में कहा गया कि जनसाधारण को व्यवहारिक एवं लाभदायक शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। घोषणा पत्र में अंकित किया गया कि अब हमारा ध्यान इस अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर जाना चाहिए जिसकी अभी तक अवहेलना की गई, अर्थात जीवन के सभी अंगों के लिए लाभदायक व्यवहारिक शिक्षा उस विशाल जनसमूह को किस प्रकार दी जाए जो बिना किसी सहायता के स्वयं लाभदायक शिक्षा पाने में पूर्णतः असमर्थ है। इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हाई स्कूलों, मिडिल स्कूलों, प्राथमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि की जाए। घोषणा पत्र में सिफारिश की गई कि निर्धन किंतु योग्य विद्यार्थियों को शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रवृत्तियां दी जाएं, जिससे वे शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहे। घोषणा पत्र में देशी विद्यालयों को प्रोत्साहित करने की उस नीति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जिसका अनुसरण टॉमसन तथा उत्तरी पश्चिमी प्रांत में किया गया। लॉर्ड ऑकलैंड की नीति के प्रतिकूल देसी प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षा का आधार माना गया और उसी पर संपूर्ण शिक्षा भवन का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। सहायता अनुदान प्रणाली। जन शिक्षा प्रचार की योजना तो उत्तम थी, परंतु उसे कार्यान्वित करने के लिए कंपनी को अत्यधिक धन व्यय करना पड़ता। अतः घोषणा पत्र में सहायता अनुदान का सुझाव दिया गया। इस पद्धति से चिरपरिचित होने के कारण भारतीयों को इसे स्वीकार करने में आपत्ति नहीं थी। इससे शिक्षित व धनी वर्गों का उदारता एवं प्रयासों का प्रोत्साहन हो सकता था। शिक्षा की तीव्र गति भी संभव थी, परंतु प्रांतीय सरकार सहायता अनुदान संबंधी कुछ नियम बनाए और सहायता अनुदान उन्हीं शिक्षा संस्थाओं को दिया जाए जो निम्नांकित शर्तें स्वीकार करें। विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के धर्मनिरपेक्ष लौकिक शिक्षा देना, विद्यालयों का स्थानीय व्यक्तियों की प्रबंधकारिणी समिति के द्वारा कुशलतापूर्वक संचालन किया जाना, विद्यालय के विद्यार्थियों से शुल्क रूप में कुछ लेना, विद्यालय के प्रबंधकों सरकारी निरीक्षण सहायता अनुदान संबंधी नियमों का पालन करना। घोषणा पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रांतीय सरकारें इंग्लैंड की सहायता अनुदान प्रणाली का अनुसरण करें और शिक्षकों के वेतन, छात्रवृत्तियों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, विज्ञान, कला कक्षाओं, भवन निर्माण आदि के लिए अलग अलग अनुदान देने की व्यवस्था करें। अनुदान सब प्रकार के विद्यालयों को दिया जाए। इस अनुदान प्रणाली को अपनाकर व्यक्तिगत विद्यालयों की वृद्धि होगी और कुछ समय पश्चात उनकी संख्या इतनी हो जाएगी कि सरकारी स्कूलों को चलाने के व्यय भार से मुक्त हो जाएगी। इन सरकारी स्कूलों को या तो स्थानीय स्कूल प्रबंधकों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। इस प्रकार कंपनी के संचालक थोड़ा सा व्यय करके राजकीय विद्यालयों की स्थापना एवं उनके संचालन के उत्तरदायित्व से बचना चाहते थे।
घोषणा पत्र में सहायता अनुदान प्रणाली पर विशेष बल दिया गया। संभवतः इसका उद्देश्य मिशनरियों के शिक्षा कार्य को प्रोत्साहित करना था, क्योंकि उस समय व्यक्तिगत रूप से मिशन स्कूलों की बहुलता थी। शंका का समाधान हो जाता है। घोषणा पत्र के लिपिबद्ध किए जाने में डॉक्टर ऐसे मिशनरियों का व्यापक प्रभाव पड़ा। अतः व्यापक रूप से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि नवीन सहायता अनुदान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य मिशनरियों के शिक्षा कार्य को पहले से अधिक प्रोत्साहन देना था। गुड के घोषणा पत्र द्वारा कंपनी के संचालकों ने यह इच्छा व्यक्त की इंग्लैंड के ढंग पर भारत के प्रत्येक प्रांत में अतिशीघ्र प्रशिक्षण विद्यालय निर्मित किए जाए। औषध, इंजीनियरिंग, कानून की भी प्रशिक्षण दिया जाए। संचालकों ने यह आशा प्रकट की अध्यापकों को छात्रवृत्तियां, शिक्षकों को अधिक वेतन देकर शिक्षा विभाग को उतना ही आकर्षक बनाया जाए जितना अन्य राजकीय विभाग थे। घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा के लिए धन देने वाले व्यक्तियों की सराहना की गई और आदेश दिया गया कि उदारता पूर्वक नीति का अनुसरण करके उनको इस परम पुनीत कार्य के लिए अधिक प्रेरणा दी जाए। और यह भी कहा गया कि स्त्री शिक्षा के विद्यालय को सहायता अनुदान दिया जाए। संचालक गवर्नर जनरल की इस घोषणा से सहमत थे कि भारत में स्त्री शिक्षा को सरकार की स्पष्ट एवं मैत्रीपूर्ण सहायता प्राप्त हो। व्यावसायिक शिक्षा। घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा की ओर संकेत करते हुए लिखा गया कि ऐसे कॉलेजों, स्कूलों का निर्माण किया जाए जिसमें भारतीय विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा प्राप्त कर सके। व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने में संचालकों के 2 उद्देश्य थे। इस शिक्षा को प्राप्त करके बेकार व्यक्ति कार्य में लग जाएंगे और सरकार के आभारी रहेंगे। व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना से भारतीयों का हित संभव होगा, सरकार को राजनिष्ठ मिल जाएंगे, प्राच्य साहित्य को प्रोत्साहन मिलेगा। घोषणा पत्र में प्राच्य साहित्य को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई। यह सुझाव दिया गया कि पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञान की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करवाया जाए। इसके अतिरिक्त देशी भाषाओं में पुस्तकें लिखवाई जाएं और लेखकों को सुंदर पुरस्कार दिए जाएं। शिक्षा और रोजगार। घोषणा पत्र में शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में लेने का आदेश दिया गया। यह बात स्पष्ट की गई कि नियुक्तियां करते समय व्यक्तियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए जिनकी शिक्षा योग्यता अन्य व्यक्तियों से अधिक है। इस नीति को अपनाने से न केवल शिक्षा का प्रसार होगा, अपितु शिक्षा प्राप्त करके जनता में मानवीय गुणों का विकास होगा, जिसके फलस्वरूप उनका जीवन अधिक सफल होगा। इस प्रकार वुड के घोषणा पत्र में यूरोपियन ज्ञान के प्रसार, अंग्रेजी एवं देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम, जन शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालयों और क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, जन शिक्षा प्रसार, सहायता अनुदान, अध्यापकों के प्रशिक्षण, स्त्री एवं व्यावसायिक शिक्षा, प्राच्य साहित्य के प्रोत्साहन तथा शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी नौकरी देने की सिफारिश की गई। अगर आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दें। बेल को ऑल पर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।